अब जो आपको टॉपिक ना समझ में आए पूछोगे, फिर जाके इसको और देखना, समझ में आ गई तो आपके पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डीपीपी भी आपने सॉल्व करनी है, उसी में से ही मैं करवाऊंगा यहाँ पे न्यूमेरिकल। ठीक है, अब देखो आपने स्टार्ट किया था, क्या पढ़ना शुरू किया था, कोलरोस्क लॉ। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था कोलरोस्क लॉ क्या है और कहाँ अप्लाई होता है। तो कोलरोस्क लॉ जो अपने को दिया गया वो किसके लिए दिया गया था कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी है, क्या मोलर कंडक्टिविटी, वो भी क्या इनफिनाइट डायल्यूशन पे। तो इनफाइनाइट डायल्यूशन के ऊपर अगर आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी मेजर करनी है, तब आया क्या कोलरोस्क लॉ। कोलरोस्क लॉ ने क्या कहा कि अगर आप किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी मेजर करना चाहते हो तो उसके अंदर क्या होगा, उस इलेक्ट्रोलाइट्स के जो कैटायन और क्या दिए हुए हैं उसमें एनायंस दिए हुए हैं, ठीक है, उन दोनों इंडिविजुअल कैटायन और एनायन की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी उनका सम क्या होगी, टोटल है मोलर कंडक्टिविटी होगी। मतलब इंडिविजुअल कैटायन और एनायन जो होते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के, वो मोलर कंडक्टिविटी के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। और वहीं से ये डेफिनेशन जो है वो दी गई है कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वो क्या होती है, सम होती है किसका, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट। एक फार्मूला यूनिट का मतलब जो भी आपको एक फार्मूला दिया है उससे कितने कैटायन और कितने एनायन प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनसे उनको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसकी आपको क्या मिलेगी, मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया था AXBY का, तो जब ये डिसोसिएट होगा तो XA निकलेगा और YB निकलेगा। तो हमें पता है X किसको दिखा रहा है, X नंबर ऑफ कैटायन को दिखा रहा है और Y नंबर ऑफ एनायन को दिखा रहा है। तो जितनी A की जो मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है, उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, X से, और जितनी B की मोलर कंडक्टिविटी है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, Y से। समझ में आ गया। इसीलिए मैंने यहाँ एग्जांपल लिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो हमें पता है कि जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड टूटेगा, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब टूटेगा तो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम और ऑक्साइड बनाएगा, जिसमें एल्यूमिनियम के 2 आपको कैटायन मिल रहे हैं और ऑक्साइड के 3 एनायन मिल रहे हैं। समझ में आ गई बात। तो अब जितनी एक अकेले एल्यूमिनियम कैटायन की जो मोलर कंडक्टिविटी है उसको आप जितने ये एल्यूमिनियम आयन मिले हैं उससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। इसी तरह जितनी ऑक्साइड के सिंगल की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी और जितने ऑक्साइड बन रहे हैं उससे उसको मल्टीप्लाई करोगे, तो जो आएगा उन दोनों को ऐड करके हमें टोटल जो मोलर कंडक्टिविटी है वो उस इलेक्ट्रोलाइट की मिल जाएगी। समझ में आ गया ये, कोई डाउट है इसमें, है तो अभी बताओ। ठीक है, इसी तरह मैंने यहाँ एग्जाम्पल करवाया था कि आपको जो मोलर कंडक्टिविटी जैसे हाइड्रोजन आयन की दी हुई है, सोडियम आयंस की दी हुई है, क्लोराइड आयन की दी हुई है, एसीटेट आयन की दी हुई है, समझ में आ गई। तो आप यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी किसकी कैलकुलेट कर सकते हो, आपको HCl की निकालनी है तो सीधी सी बात है कि HCl की मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, हमें पता है HCl में एक H और दूसरा Cl होता है, तो दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगी, उसकी टोटल है मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। इसी तरह अगर आपको सोडियम क्लोराइड की निकालनी है तो आपके पास सोडियम की भी है और क्लोरीन की भी है, इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों सिंगल सिंगल ही है, तो NaCl की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट हो जाएगी। समझ में आ गया। इसी तरह आप एसीटेट आयन की निकाल सकते हो कि एसीटेट आयन जो बना है वो हमें पता है एसिटिक एसिड से बना है। जब एसिटिक एसिड एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में टूटता है तो आपको एसीटेट आयन की अलग दी हुई है और हाइड्रोजन आयन की अलग दी हुई है, दोनों को ऐड कर दो तो टोटल है एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगी। समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें। ठीक है, पहले मैं एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा फिर इससे रिलेटेड है न्यूमेरिकल करवाऊंगा तुम्हें। ठीक है, इसके बाद देखो जो नेक्स्ट अपने को दी है सेकंड एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन दी हुई है आपको किसकी, मोलर कंडक्टिविटी की। इससे पहले एक जो टॉपिक है वो हमने नहीं पढ़ा, कौन सा, कि जो मोलर कंडक्टिविटी तो हमने पता है
इसके बाद आती है क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या आती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अगर आपको किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैलकुलेट करनी है तो वो सीधा क्या होती है, सम होती है क्या, कि जो आपको उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैटायन की दी है प्लस में जो आपको एनायन की दी है, उसमें जितने भी नंबर है उसको नहीं देखना कि कितने कैटायन और कितने एनायन मिल रहे हैं। समझ में आ गया? तो उसमें सीधा इनको ऐड ही करना है और कुछ भी नहीं करना। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए लेके चल सकते हो कि आपको ये एल्यूमिनियम आयन दी है यहाँ पे और उसकी मोलर कंडक्टिविटी मान लो आपको 100 दी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की दी हुई है, ऑक्साइड आयन की, वो मान लो आपको 50 दी हुई है, ठीक है। समझ में आ गया? और आपसे उसने पूछा कि आपने एक तो निकालनी है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, क्या निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी। क्या निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी। और दूसरी आपने कैलकुलेट करनी है क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। दोनों निकालनी है। तो दोनों में अलग अलग तरह से ये बिहेव करेगा। समझ में आ गया? अगर आपने मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो आप क्या देखोगे कि जो आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड दिया है उसको देखोगे ये टूट के क्या बना रहा है, 2 एल्यूमिनियम और 3 ऑक्साइड आयन दे रहा है। समझ में आ गई बात? तो अब आपको क्या निकालनी है, अगर इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो हमें पता है कि जो एल्यूमिनियम की मोलर कंडक्टिविटी होगी, ठीक है, और जो आपको ऑक्साइड की मोलर कंडक्टिविटी दी है उन दोनों का सम करेंगे, बट जितने आयंस है उनसे इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ गया? तो अब हमें पता है कि एल्यूमिनियम की यहाँ पे कितनी दी हुई है, 100 दी हुई है। समझ में आ गया? यहाँ पे हमने कितनी ली है, 100 दी हुई है, ठीक है। और ऑक्साइड की कितनी दी हुई है, 50 दी हुई है। ऐसे ही करना है सॉल्व इसको। समझ में आ गया? तो ये आ गया अपने पास 200 प्लस 150, तो टोटल कितनी आ गई, 350 आ गई। समझ में आ गया? और यहीं पे अगर आपको कह दे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है, क्या निकालनी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इसी एल्यूमिनियम की, तो आप क्या करोगे, जो आपको एल्यूमिनियम की दी है और प्लस में आप किसकी करोगे, जो आपको ऑक्साइड आयन की मोलर कंडक्टिविटी गिवन है। समझ में आ गया? ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपने करना है, ठीक है। समझ में आ गया इतना? तो अब आपको एल्यूमिनियम की कितनी दी थी, 100, और ऑक्साइड की कितनी दी है, 50, तो कितना आ गया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, 150 आ जाएगी। समझ में आ गई? कोई डाउट है इसमें? तो इस तरह आपने क्वेश्चन करनी है। अब देखो सेकंड में नेक्स्ट टॉपिक है, आपको कोलरोस लॉ की एप्लीकेशन दी हुई है कि कोलरोस लॉ अप्लाई कहाँ होता है। तो पहले इसने दिया है कि अगर आपको किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्या कैलकुलेट करनी है, मोलर कंडक्टिविटी। क्या निकालनी है, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया उसकी मोलर कंडक्टिविटी अगर आपको निकालनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो आप कोलरोस लॉ को अप्लाई करोगे, ठीक है। तो वो कैसे करोगे वो आप यहाँ समझ सकते हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट उठा रहा हूँ साथ के साथ, क्योंकि हमें क्या करनी है, अभी एप्लीकेशन करनी है, तो वहां पे आप कोई क्वेश्चन वगैरह लर्न नहीं कर सकते इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, उन्हीं क्वेश्चनों को हम यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो कि किस तरह आप इसको अप्लाई करोगे, कि अगर आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है और उसकी मोलर कंडक्टिविटी आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ मिस है, ठीक है, बट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चलो एक मिनट, ये इसके ऊपर ही ऐड हो रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन है आपको दिया हुआ, उसको देखो। यहाँ इसने कहा है कि आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है किसकी, सोडियम क्लोराइड की, ठीक है। और यहाँ पे आपको गिवन क्या है,
ये देखो मोलर कंडक्टिविटी आपको दे रखी है किसकी, सोडियम की दे रखी है। किसकी दी हुई है, सोडियम आयंस की। कहां गया क्वेश्चन, ये रहा, ये आपको सोडियम आयंस दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नहीं होते ओवरलैप। तो यहाँ सोडियम आयन की 50.1 दे रखी है और क्लोराइड आयन की 76.3 दे रखी है। सीधी सी बात है कि जो NaCl है, NaCl हमें पता है कैसे बनेगा। अगर आपको NaCl की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो हमें पता है Na प्लस है, Cl नेगेटिव है। सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको सोडियम की इसने दे रखी है, कितनी दे रखी है, कितनी हमने पढ़ी थी 50.1, और क्लोराइड आयन की कितनी दी हुई है 76.3 गिवन है। तो हमें पता है नॉर्मली इनको ऐड ही करना है, क्योंकि NaCl में एक सोडियम और एक क्लोराइड आयन होगा, तो दोनों को ऐड कर दो। तो हमें पता है सोडियम की 50.1 और ये आ गया 76.3, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 126.4 हो जाएगा। समझ में आ गया। इस तरह से क्वेश्चन करना है, और कुछ नई चीज तो है नहीं। समझ में आ गई, कर लोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हैं, इसमें कोई और दिया है तो, और दूसरे फार्मूले हैं जो अभी एप्लीकेशन से रिलेटेड है। या आपने कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, नहीं 13वां इसी तरह ही है, एसिटिक एसिड का। ठीक है, मतलब टाइप आपके समझ में आ गया कि अगर आपको किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्या निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो आप क्या करोगे, जो इंडिविजुअल कंपोनेंट में उसको डिवाइड करोगे पहले। ठीक है, जैसे मैंने कल आपको क्वेश्चन करवाया था, याद है क्या, कि आपने क्या करना है, जो आपको मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि इंडिविजुअल आयन की या पूरे की दे रखी है। जैसे आपको कह दिया एसिटिक एसिड कि आपको निकालनी है सोडियम एसीटेट की मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, जैसे मैंने कहा 100 दी हुई है। ठीक है, इसी तरह मैंने कहा था HCl की मोलर कंडक्टिविटी आपको दी हुई है, जैसे 200 दी हुई है। ठीक है, और इसी तरह मैंने बताया था NaCl की आपको मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, मान लो 150 दी हुई है। समझ में आ गया। और मैंने कहा था कि आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है एसिटिक एसिड की, तो एसिटिक एसिड की आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सीधी सी बात है कि आपको जो ये डाटा गिवन है उसमें इंफॉर्मेशन क्या है, उसमें इंफॉर्मेशन ये है कि ये सोडियम एसीटेट ये किन किन से मिलकर बना है। हमें पता है कि एसीटेट आयन प्लस सोडियम आयन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है, तो इन दोनों का सम 100 है। ठीक है, इसी तरह HCl का हमने पढ़ा था कि H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसी तरह हमने NaCl का पढ़ा था कि Na प्लस Cl नेगेटिव का है। और इसी तरह हमने एसिटिक एसिड में देखा था कि ये एसीटेट आयन, और अगर आप हाइड्रोजन आयन को ऐड कर दो तो आपको एसिटिक एसिड मिलता है। यही हमने स्टडी किया था। तो अब हम देख रहे हैं कि हमें ये दोनों इकट्ठे चाहिए। ये इकट्ठे कब बनेंगे, जब आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दो। पर उसके साथ सोडियम क्लोराइड भी तो बन रहा है, तो आपने जो सोडियम क्लोराइड की जो वैल्यू दी है थर्ड वाली, उसमें से माइनस कर दो। समझ में आ गया। तो इस तरह आपको जो मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी वो किसकी मिलेगी, एसिटिक एसिड की मिलेगी। तो हमें पता है कि फर्स्ट दोनों इक्वेशन में क्या है 100 प्लस 200 है, और जो लास्ट वाली है उसका है 150, तो कितना आ जाएगा 150 आपको मिलेगी। कर लोगे अब, फिर ये नहीं चलेगा। ठीक है, आगे देखो जो नेक्स्ट अपने को दिया हुआ है उसको देखो।
तो फर्स्ट एप्लीकेशन होगी कैलकुलेशन की। सेकंड एप्लीकेशन जो आपको दी है वो दी है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस तरह कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसने बताया कि कोई भी जो आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट दी है उसकी आपको क्या है, दो अलग अलग कंडीशन के अंदर मोलर कंडक्टिविटी का पता होना चाहिए। एक होना चाहिए इन्फिनिट डायल्यूशन के ऊपर और दूसरा आपको किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर। तो आपको जो कोई कंसंट्रेशन के ऊपर मोलर कंडक्टिविटी दी होगी उसको डिवाइड कर दो किससे, इनफाइनाइट डायल्यूशन से, तो आपको क्या मिल जाएगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब बात आती है इसके न्यूमेरिकल। देखो अभी हमने जो न्यूमेरिकल पार्ट किया था उसी के अंदर अपने को दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन था इसमें, 14। तो ये 14 क्वेश्चन देखो इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, तो जो आपको 14 क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें देखो क्या दिया यार, ये पहले तो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 14 को देखो, 14 में आपको जो डाटा गिवन है उसके बेस पे क्वेश्चन कर रहे हैं। यहां इसने कहा है कि आपको क्या दी हुई है, कंडक्टिविटी दी हुई है। क्या दी हुई है, 0.01 मोलर सॉल्यूशन दिया है, ये कंसंट्रेशन दी हुई है आपको। समझ में आ गई, क्या दी हुई है ये आपको, कंसंट्रेशन। तो आपको मोलर लिखा हुआ है तो मोलरिटी होगी उसकी कितनी है, 0.01 मोलर। किसकी दी है, एसिटिक एसिड की। और आगे इसने क्या कहा है कि साइमन पर सेंटीमीटर, ये किसको बताती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को। कितनी दी हुई है, 4 इंटू जो 10 की पावर, ये मिस हो रही है ना इसमें से, ठीक है। अगर आपके पास बुकलेट है ना तो उसके अंदर इसको देख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 4, जिसके पास बुकलेट है वो इसमें इसको सेट कर लो, 10 की पावर -5 दी हुई है। कितनी दी हुई है, -5, ठीक है। समझ में आ गया। और फिर आपको क्या दिया उसने, उसने कहा है कि आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वो देखो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो आपने अभी पढ़ा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कब निकलेगा, जब आपको मोलर कंडक्टिविटी एनी कंसंट्रेशन दी हुई है और उसको डिवाइड करोगे इनफाइनाइट डायल्यूशन के ऊपर। समझ में आ गई बात, ठीक है। कोई डाउट। तो अब आप कंसंट्रेशन वाली तो यहां से निकाल लोगे। तो हमें पता है मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या होता है कंसंट्रेशन पे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी। समझ में आ गया, ये फार्मूला पता है ना मोलर कंडक्टिविटी का, याद है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को 1000 से मल्टीप्लाई करके और मोलरिटी से डिवाइड कर देंगे। तो अब आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कितनी दी हुई है, दिया ना, 4 इंटू 10 की पावर -5 इंटू क्या किया, 1000 कर दिया, और मोलरिटी कितनी है, 0.01 मोलर। कोई डाउट किसी को। तो इसको सॉल्व करोगे तो हमें पता ही आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -5, और ये ऊपर चली जाएगी ना पावर में, ये आपको 1000 दिया है तो 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका पॉइंट हटाया तो 10 की पावर 3 ऊपर और गई, और नीचे क्या रह गया, 1 रह गया। समझ में आ गया। तो प्लस की कितनी है, 6 है, और माइनस की कितनी है, 5। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 4 इंटू 10 डिवाइड बाई 1, तो कितना आ गया, 40 आ गया। तो मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन कितनी आई, 40 आ गई। समझ में आ गई बात। उसके बाद ये कह रहा है कि अब हमें पता होना चाहिए किस पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी आपने कैलकुलेट करनी है तो कोलरोस का लॉ अप्लाई करना पड़ेगा ना, कि जो क्या होगी,
कि जो मोलर कंडक्टिविटी आपको एसीटेट आयन की दी है प्लस में हाइड्रोजन आयन की दी है, उसको करना है। समझ में आया? तो आपको यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन की दी हुई है वो कितनी है, हाइड्रोजन आयन की जो मोलर कंडक्टिविटी आपको दी हुई है वो कितनी दी हुई है, कितनी है, 349.6 दी हुई है। और जबकि एसीटेट आयन की कितनी दी हुई है, 40.9 साइमन स्क्वायर सेंटीमीटर पर मोल दी हुई है। समझ में आ गया? तो अब इन दोनों की वैल्यू यहां ऐड करो तो कितनी है, हमें पता है इसकी है 40.9 प्लस में इसकी कितनी है 349.6, दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा 0.5, एक आगे ऐड हो गया तो कितने आगे 0, फिर आगे ऐड हो गया तो कितना आ गया 9 और ये आ गई 390.5। ये जो आपको मोलर कंडक्टिविटी मिली है वो किस पे मिली है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, और ये जो थी वो किस पे थी, कंसंट्रेशन पे। किस पे थी, कंसंट्रेशन पे। तो अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल जाएगा ना कि हमें पता है मोलर कंडक्टिविटी जो आपको कंसंट्रेशन पे दी है उसको डिवाइड कर दो इनफाइनाइट डाइल्यूशन से। क्लियर है? तो कंसंट्रेशन वाली कितनी है 40 और डिवाइड किया किससे 390 पॉइंट कितना 5, तो कितना आ जाएगा ये इसको करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 40 डिवाइड बाई 390.5, ये आ जाएगा कितना 0.102, इतना क्या आ जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा। समझ में आ गया? तो इतना ही क्वेश्चन करना था। क्लियर है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस तरह निकलेगा, कर लोगे? इसके आगे अपने को दिया थर्ड एप्लीकेशन, क्या दी हुई है, थर्ड एप्लीकेशन कहां पे है, डिसोसिएशन है कांस्टेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि आप लेके चलते हो किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए लेके चलोगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल है तो पहले उसको सेट कर लेते हैं ना। 15वां डिसोसिएशन कांस्टेंट वाला, ठीक है, तो इसको पहले हम सेट करके रख लेंगे ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। ये क्वेश्चन करेंगे बाद में, ठीक है। अब देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हमें पता होना चाहिए कि डिसोसिएशन कांस्टेंट हम किसका निकाल रहे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट आपको दिया एसिटिक एसिड और हमें पता है कि ये पार्शियली आयंस के अंदर क्या होता है, डिसोसिएट होता है, ठीक है। तो ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, एसीटेट आयन बनाएगा और साथ में क्या देगा, हाइड्रोनियम आयन देगा। जो कंफ्यूज हो वो सीधा एसिटिक एसिड उठाओ, ठीक है, वाटर को ना ही उठाओ। समझ में आ गई बात? और सीधा बनाओ क्या, एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन। समझ में आ गया? अब ये कह रहा है कि मान लिया कि ये आपको 1 मोल दिया हुआ था कोई इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और इसका डिसोसिएशन अभी तक नहीं हुआ तो कोई एसीटेट आयन और कोई हाइड्रोजन आयन है नहीं बने। समझ में आ गई? बाद में ये कह रहा है कि जैसे इसका डिसोसिएशन होता है तो ये अल्फा बन गया। क्या बन गए, अल्फा। इधर कितने रह गए, 1 माइनस अल्फा। अब इसने कह दिया कि आपको उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दी हुई है, तो कंसंट्रेशन की टर्म में अगर आपको लिखना है तो आपको सी से इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी आपको कंसंट्रेशन दी हुई है। समझ में आ गया? ठीक है। तो अब अगर आप डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालो, जबकि ये क्या एक एसिड है, तो एसिड का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे पता चलता है, जो भी उसकी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है उसको डिवाइड कर दो रिएक्टेंट से, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो आपको दी हुई है, ठीक है, उसको डिवाइड किया किससे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, जो आपको ये दी हुई है। अब इन दोनों की वैल्यूज यहां डालो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या है सी अल्फा है और यहाँ भी क्या है सी अल्फा, डिवाइड बाई सी 1 माइनस अल्फा, तो ये आ जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो हमें पता है सी से सी कैंसिल हो गया, ठीक है,
तो ऊपर क्या बचा, सी अल्फा स्क्वायर, और डिवाइड किया 1 माइनस अल्फा से, तो ये आ गया क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, एसिड है तो ए लगा दिया, बेस होता तो बी लगा देते। समझ में आ गया। और अगर आपको कहीं आगे जाके ये क्या कह दे, आगे जाके ये बोल दे कि अगर अल्फा इज लेस देन 1, समझ में आ गया, तब आप क्या करोगे, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो ओनली सी अल्फा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। समझ में आ गया। और यहां से आप क्या निकाल सकते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो। समझ में आ गया। तो अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, हमें पता है जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसको सी से डिवाइड कर देंगे, और इसका स्क्वायर हटके यहाँ स्क्वायर है रूट लग जाएगा। समझ में आ गया, कोई डाउट किसी को। और अगर आपको कह दे, ये मैंने कहा कि अल्फा कम है 1 से, तो अल्फा को रिजेक्ट कर दिया, तो नीचे तो 1 ही रहा ना, ऊपर वाली वैल्यू रहेगी सी अल्फा स्क्वायर, वो हमने ले ली यहाँ पे। अब आपको अल्फा निकालना है, तो सी जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला गया, और अल्फा की स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। समझ में आ गई बात, कर लोगे ये। और अगर और कॉम्प्लिकेटेड दिया जाए तो क्या दिया हो सकता है, कि अगर आपको कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, जैसे हमने ली है क्या 1 मोल, कितनी दी है 1 मोल, तो सी की वैल्यू रख दोगे, क्या रख दोगे, सी की वैल्यू रख दोगे। ठीक है, तो यहां आपको क्या मिलेगा, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के। समझ में आ गया। और अगर आपको कंसंट्रेशन दी हुई है, ठीक है, और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में पूछा गया है, तो हम जानते हैं कि कंसंट्रेशन किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लेके चलो, फिर नंबर ऑफ मोल्स लेके चलो सोल्यूट के। ठीक है, तो ये पूरी टर्म चेंज हो जाएगी। किस तरह, क्योंकि हमें पता है सी की वैल्यू क्या आएगी, N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन V, तो 1 नीचे रहा, V कहां चला गया, ऊपर चला गया ना, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो फिर क्या आ जाएगा, अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये लास्ट फार्मूलेशन है इसकी। आपने क्या किया, सी की जगह उसको छोड़ दो, सीधी सी को 1 ना लो, कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर ले ली, मतलब वॉल्यूम सी किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपको सोल्यूट कह दिया कि 1 मोल है, तो N2 की वैल्यू आपने 1 रख ली, V का V रह गया, तो आपने C की जगह इस वैल्यू को पुट करना है, C हो गया 1 अपॉन V, तो 1 तो नीचे रह गया, V ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में। तो जो फार्मूला बनेगा अल्फा का वो क्या होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट इनटू वॉल्यूम। समझ में आ गया। तो ज्यादातर तो ये अप्लाई होता है। ठीक है, बाई चांस इसकी एप्लीकेशन आ जाती है। ठीक है, जब आपको कह दे कि 1 मोल ही आपको क्या दिया हुआ है, कोई इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है। समझ में आ गई बात। तो अब देखो, अब इसको समझने के बाद हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है उसको देखो। इसने आपको क्या दी हुई है, वैल्यूज जो दी है उसको सेट कर लेना, कि यहाँ पे आपको जो कंडक्टिविटी दी हुई है कितनी दी हुई है कंडक्टिविटी साइमन पर सेंटीमीटर। आप यूनिट को याद रखो, यूनिट देख के पता चलेगा क्या दी हुई है। तो के दी हुई है कितनी, 4 × 10 की पावर, ये दी हुई है -5, कितनी दी हुई है -5, और इसने अल्फा भी दे रखा है, कितना है 0.1024 दे रखा है। ठीक है, और क्या दिया है, ये कह रहा है ओनली क्या निकालना है आपको, डिसोसिएशन है कांस्टेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिसोसिएशन है कांस्टेंट। और जो गिवन डाटा है उसके अंदर इसने कंसंट्रेशन दी हुई है कितनी, 0.001। ठीक है, अल्फा दी हुई है, और जो फार्मूला भी इसने दे रखा है। ठीक है, फार्मूला तो अभी हमने पढ़ा है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। वैल्यू डालनी है, निकल जाएगा। सी की वैल्यू आपको दी हुई है 0.001, अल्फा आपको 0.1024 दिया हुआ है, उसका स्क्वायर करना है तो उसको 2 टाइम लिख दो। ठीक है, और यह आ गया 1 - 0.1024,
तो बस इसको सोल्व करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डिसोसिएशन कांस्टेंट की आ जाएगी। कोई डाउट है इसमें? हो जाएगा ना ये अब? ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन थी ये थी थर्ड एप्लीकेशन, ये हो गई क्लियर। उसके बाद जो फोर्थ एप्लीकेशन आपको दी हुई है वो दी है आपको क्या निकालना हो, अगर सोलिबिलिटी निकालनी हो, क्या निकालनी हो, वो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो हमें पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली सोल्यूबल होते हैं, कभी भी पूरी तरह आयंस में नहीं टूटते, इसलिए पूरे कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं होते। तो ये कह रहा है कि जब भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे देखोगे, मतलब आपने बहुत ज्यादा सोल्वेंट ऐड कर दिया, तो क्या होगा, उसका डिसोसिएशन तो होगा। तो ये कह रहा है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जाता ही जब वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या बनाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाता है, तब इसकी जो सोल्युबिलिटी होती है ना वो किसके इक्वल हो जाती है, मोलरिटी के इक्वल हो जाती है। समझ में आ गई बात? तो आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है मोलर कंडक्टिविटी का, पढ़ा है ना, कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, और बाई आपको क्या दी हुई है, मोलरिटी। ये तो आपने सिंपल पढ़ा हुआ है, ठीक है, इसमें थोड़ी मतलब करेक्शन है, ठीक है, इसको सेट कर लेना। जब आप लिखो तो आपने मोलर कंडक्टिविटी का ये फार्मूला पढ़ा है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, और या फिर हम क्या लिखते हैं कि जो आपको मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू 1000 बाई हम क्या लेते हैं, मोलरिटी लेते हैं, यही फार्मूला लेते हैं हम, ठीक है। ये यहाँ पे रोंग लिखा हुआ है, कहीं इसके चक्कर में सारा ही रोंग कर दो। समझ में आ गया? ठीक है, तो इसको सेट करना है, इसलिए तो मैं इसको देख देख के करवा रहा हूं कि कोई करेक्शन हो वो सही हो जाए। तो इसके अंदर देखो, इसने कहा है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलरिटी किसके इक्वल हो जाएगी, मोलरिटी सॉल्युबिलिटी के इक्वल हो जाती है। समझ में आ गया? तो बस यही काम करना आपने, जो मोलर कंडक्टिविटी है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू 1000 बाई क्या लिखोगे, सॉल्युबिलिटी लिख लोगे, और यहीं से आपके पास क्या आ गया, एक न्यू फॉर्मुलेशन आ गई। तो मतलब सॉल्युबिलिटी किसके इक्वल हो जाएगी, अगर आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैलकुलेट करनी है तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू 1000 बाई मोलर कंडक्टिविटी। समझ में आ गया? कोई डाउट? हो जाएगा ना ये? मतलब बहुत ज्यादा सोलवेंट ऐड कर देना, सॉल्यूशन पूरा डाइल्यूट हो जाना। इनफाइनाइट का मतलब होता है एक्सेस, यही तो यहां बताया ना कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मतलब सोल्यूट तो है नाम मात्र, सोलवेंट है बहुत ज्यादा, तो उस केस में क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरा घुल जाएगा, मतलब पूरा डाइल्यूट सॉल्यूशन होने के कारण। समझ में आ गया? तो उस टाइम उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो मोलरिटी के इक्वल हो जाती है। समझ में आ गया? तो बस उसी वैल्यू को आपने यहाँ पे ऐड करना है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये था कोलोस का लॉ एंड उसकी एप्लीकेशन। इसके बाद तो नया टॉपिक आएगा, वो हम बाद में करेंगे। अभी मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन जो है वो करवा देता हूं, ठीक है, जो आपने पहले वाले पढ़े हुए हैं। समझ में आ गई? जो इससे प्रीवियस सेक्शन आपने पढ़ा है फेराडेज लॉ के, वो न्यूमेरिकल करेंगे आप, जो आधा घंटा है 20 मिनट अपने पास है, ठीक है। तो ये मैं आपको स्टार्टिंग से करवा रहा हूं, इनमें से एक एक दो दो क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी आपने प्रैक्टिस करके आने हैं, ठीक है। जैसे ये आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसमें अगर आप देखोगे तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखो, आपके पास है ना ये, तो इसके अंदर आपको कहा है कि कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1.5 ग्राम ऑफ सिल्वर एट द कैथोड व्हेन ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर इज पास थ्रू ए सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। यहाँ पे बस यूनिटी मिस है, कोई वैल्यू मिस नहीं है। समझ में आ गया? तो अब ये क्वेश्चन आपको करना है, या ये दूसरा आप कर सकते हो, दोनों में से एक मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है। कौन सा करना है वो आप सोचो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो सेकंड कर लो, कोई बात नहीं है, एक से ही है दोनों के दोनों। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो आपको उसने मोलर मास दिया है, क्या दिया है, मोलर मास किसका दिया हुआ है, निकल का,
दे रखा है ना, कितना दिया हुआ है 58.5 दे रखा है। तो ये कह रहा है कि आपको करंट दे रखा है, कितना दे रखा है आई 5 एम्पियर, कितना दिया हुआ है, और ये कह रहा है टाइम दे रखा है कितना 20 मिनट्स के लिए वो करंट पास होता है। तो हमें पता है कि टाइम हमेशा सेकंड में लेना है, ठीक है। 20 मिनट में कितने सेकंड होंगे, ठीक है। फिर आपको उसने क्या कहा है कि आपको क्या बताना है, मास बताना है कि कितना वेट जो है किसका, निकल का डिपॉजिट होगा। समझ में आ गई बात। तब जब आप निकल नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, इसका निकल नाइट्रेट ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। जब ये टूटेगा तो हमें पता है निकल 2 पॉजिटिव और 2NO3 नेगेटिव रिलीज होगा। कोई डाउट, कौन से इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज कैसे आया, कईयों के ये प्रॉब्लम होती है। तो आपने 9th में फार्मूलेशन सीखी है, मैंने कहा कि फार्मूले बनते कैसे हैं उस ट्रिक को अपनाओ। निकल नाइट्रेट इसने लिखा है, तो ये निकल नाइट्रेट कैसे बना होगा, ये 2 कैसे आया कि इसकी 2 वैलेंसी है, ये 1 कैसे आया इसकी 1 वैलेंसी है, मतलब इसके ऊपर, समझ में आ गया, इसकी 1 वैलेंसी है तभी निकल 1 आया, इसकी 2 वैलेंसी है तभी ये 2 हुए। इसको क्रॉस करके 9th क्लास में हमने फार्मूले बनाने सीखे हैं, ये फार्मूला ऐसे नहीं बनता। तो ये इसकी वैलेंसी होती है, वही चार्ज दिखाना है आपने। कोई फार्मूला है उसको इस तरह तोड़ लो, समझ में आ गया, तो उसका चार्ज सामने आ जाएगा कि आप भाई निकल के ऊपर कितना चार्ज है 2 पॉजिटिव है, इस पे माइनस का आएगा तो 1 आएगा, तभी तो ये 2 है, तो न्यूट्रल होगा ना टोटल चार्ज। तो अब आपने इसका चार्ज देखा 2 प्लस है, तो इसका मतलब इस प्लस को खत्म करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 ही लेगा क्योंकि 2 ही पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये निकल बना, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब कितनी फेराडे जा रही है, कब जा रही है कि जब 1 मोल आप निकल को डिपॉजिट करना चाहते हो तो 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, और उससे कितना निकल का मास डिपॉजिट होगा, जितना उसका मोलर मास होगा। समझ में आ गया, ठीक है। कोई डाउट है इसमें। तो अब हमें पता है कि हमें इसका पता लगाना है, तो किस तरह आप इसका वेट निकालोगे, कि हमें पता है कि 1 मोल के लिए 2 फेराडे चाहिए, बट ये कितना चार्ज पास करेगा उसको तो हमें देखना पड़ेगा। तो हमें पता है कि चार्ज कितना बनेगा, I इंटू टी से बनेगा ना, I कितना है करंट 5 एम्पियर, और टाइम कितना दिया है 1200 सेकंड दिए हैं, क्या दिए हैं 1200 सेकंड, तो कितना आ गया 6000 कूलम। मतलब जो हमने करंट पास किया उससे तो इतना ही चार्ज फ्लो किया है, जबकि इतना निकल तब डिपॉजिट होगा जब 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ठीक है। तो यहां इसने कहा है कि 2 फेराडे मतलब होता है 2 इंटू 96,500 गुलाम। तो मतलब जब आप 2 इंटू 96,500 गुलाम इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो 58.5 ग्राम डिपॉजिट होगा, और 1 पास करेंगे तो 58.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 96,500, और अब आप क्या कर रहे हो 6000 कोलाम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करो, तो जो आएगा ग्राम में आएगा उतना ही वेट है उसका डिपॉजिट होगा। कर लोगे, हो जाएंगे सारे। तो अब ये आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अभी आप प्रैक्टिस करो इसको, और मैं अभी आता हूं।